है एंड आगे फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज दी है। पूछा क्या है हमसे, एक तो इम्पिडेंस पूछा है, करंट पूछा है, पावर कंज्यूम्ड और पावर फैक्टर। सबसे पहले इम्पिडेंस पे आ जाते हैं। सिंस हमें इंडक्टर और रेजिस्टर दिया हुआ है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मेरा एक आरएल सर्किट है। ठीक है, तो आरएल सर्किट के लिए हमारी इम्पिडेंस की वैल्यू क्या थी, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये थी। आर की वैल्यू हमको दी है। एक्सएल कैसे निकलेगा, एक्सएल इज इक्वल्स टू एल ओमेगा होता है। एल दिया हुआ है यानी 0.05 इंटू ओमेगा होता है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 15.7 ओम्स आ जाएगा। एक सेकेंड, 15.7 ओम आएगा। अब जब हम एल की बात करते हैं ना तो वो हेनरी में होता है, लेकिन एक्सएल सिंस वो रिएक्टेंस है तो उसमें भी ओम हमारी जो है वो एसआई यूनिट यूज होती है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे एंड इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद जब जेड आ जाएगा तो आई वी बाय जेड से निकल जाएगा। नेट इम्पिडेंस तो हम लोगों ने निकाल दी। एंड पावर कंज्यूम्ड क्या है मेरा, एक्टिव पावर थी। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या थी, वी आई इंटू में कॉस फाई। अब फाई तो हमको दिया नहीं हुआ, लेकिन हमको पता है कि कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाय जेड होती है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। वोल्टेज दी है 200, आई की वैल्यू हम वी बाय जेड यहाँ से निकाल देंगे एंड कॉस फाई मेरा आर बाय जेड। तो अल्टीमेटली ये मेरी एक्टिव पावर आ जाएगी एंड पावर फैक्टर मेरा कॉस फाई था, तो वो भी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, a coil having a resistance of 10 ohm and an inductance of 0.05 हेनरी, यानी मेरी L की वैल्यू है फिर से 0.05, R की वैल्यू है 10 ओम एंड ठीक है, अब इसके अंदर हमको कैपेसिटर भी दिया हुआ है 40 माइक्रो फैराड का। इसे जब हम फैराड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 टू 10 की पावर माइनस 6 फैराड्स आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज दी हुई है हमको 240 और फ्रीक्वेंसी अगेन 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट करने के बोले, सबसे पहले टोटल इम्पिडेंस, सर्किट करंट, पावर फैक्टर और पावर डिलीवर्ड, यानी बेसिकली जो चीजें हम लोगों ने ऊपर निकाली थी वो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को इतना तो दिख रहा है कि आरएलसी सर्किट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, एक्सएल मेरा ओमेगा एल से आ जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ 15.7 ओम्स आएगी अगेन, क्योंकि वैल्यूज मेरी सारी सेम है। फिर हम निकालेंगे एक्ससी। एक्ससी क्या होगा मेरा, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ठीक है, सी की वैल्यू ये रही, 40 टू 10 के बाद -6 पुट करेंगे, माइक्रो फैराड वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ओमेगा मेरा 2 पाई एफ होता है, तो इसकी कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके हमको 31.4 ओम्स मिलेगा कुछ। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना एक्सएल और एक्ससी। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि मेरी एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा है, यानी ये कौन सा वाला केस हो गया, मेरा सेकंड केस हो गया जिसके अंदर एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो इम्पिडेंस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें लगेगा, इससे हमारी इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन सिमिलर मैनर में हम लोग करंट निकाल देंगे। करंट क्या हो जाएगा, करंट मेरा हो जाएगा वी बाय जेड एंड पावर फैक्टर कॉस फाई एंड पावर डिलीवर्ड वापस से क्या होगा, ये मेरा एक्टिव पावर होगा। तो ये भी हम लोग वी आई को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो एक और टर्म है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, बेसिकली एक रेंज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की, जिसमें जो मेरी करंट की वैल्यू होती है ना वो 70.7% या फिर 1/√2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, यानी 1/√2 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू या फिर 70.7% ऑफ इट्स पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उस रेंज को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे कि ये है मेरी बैंडविड्थ, ये F2 माइनस F1, यानी इस रेंज के अंदर जो है इन दो पॉइंट्स पे मेरी जो करंट की वैल्यू होगी वो 70.7% होगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। एंड एक और फॉर्मूला आता है यहाँ से, मेरे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, √F1 इंटू F2। ठीक है, एंड क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्वालिटी फैक्टर का यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। ठीक है, तो FR अपॉन में F2 माइनस F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम करंट है
एंड ये वाली जो मेरी वैल्यू हो गई ये 70.7/100 टाइम्स आई मैक्स। ये मेरा बैंडविड्थ होता है। उसके बाद हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ये है, अ सिंगल फेज लोड ऑफ 30 kilowatt at 0.6 power factor lagging is fed from 200-volt AC supply. Calculate the kVA and kVAR of the load. अब इसके अंदर ना देखो kVA, इसको ये होता है हमारा apparent power एंड kVAR इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो बेसिकली हमसे apparent पावर और रिएक्टिव पावर पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर। हम्म, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, एक्टिव पावर दी हुई है हमको 30 किलोवाट। ये क्या है, मेरी एक्टिव पावर दी है, जो कि क्या है 30 किलोवाट है। एंड पावर फैक्टर की वैल्यू 0.6, यानी कॉस फाई जो है मेरा, कॉस फाई वाली टर्म मेरी 0.6 के बराबर हो जाएगी। अब देखो पावर क्या है मेरी, वी आई कॉस फाई, ये मेरी एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन में कॉस फाई इज इक्वल्स टू वी आई। अब ये वी आई क्या था हमारा, यही था हमारा अपरेंट पावर। अपरेंट पावर की वैल्यू थी वी आई, तो वी आई क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर अपॉन में कॉस फाइव। अब पावर क्या है 30, कॉस फाइव मेरा 0.6, यहाँ से मेरी अपरेंट पावर की वैल्यू क्या आ जाती है 50 किलोवाट। ओके, अब सिमिलरली अगर हमें रिएक्टिव पावर पूछा है तो उसके लिए क्या होता है, वी आई साइन फाइव। ठीक है, तो वी आई की वैल्यू तो हम लोगों ने 50 निकाल दी। अब साइन फाइव की वैल्यू कहाँ से आती है, आप लोग को ये तो पता ही होगा, एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1। कॉस फाई की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हम साइन फाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको रिएक्टिव पावर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस इज 10.05 ओम, यानी आर की वैल्यू दी है 10.05 ओम, एल की वैल्यू दी है 400 मिली हेनरी। यहाँ पे ये कट हो गया है शायद से, ये जो है मेरा ये मिली हेनरी लिखा है, 400 मिली हेनरी। ओके, देन हमें कैपेसिटी की वैल्यू क्या दी है 0.396 माइक्रो फैराड। इसे हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू में 10⁻³ हेनरी एंड 0.396 इंटू 10⁻⁶ फैराड। अब हमसे पूछा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो गिवन वैल्यूज है उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, एल दिया हुआ है हमको, सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों से पूछा है बैंडविड्थ। ठीक है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 400 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जस्ट ऊपर और पढ़ा था, जो कि था F1/F2। इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर मैं ऐसे कैलकुलेशंस कराने लग गई तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा F1 और F2 का मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा ना एक और रिलेशन होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का F1, यानी जो मेरी इनिशियल रेजोनेंट बैंडविड्थ का जो वो थी फ्रीक्वेंसी थी, एंड बाद वाली, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, एफ आर इज इक्वल्स टू F1 प्लस में आर अपॉन में 4 पाई एल। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 आएगा, एंड F2 के साथ में कैसा होता है, F2 माइनस आर अपॉन में 4 पाई एल। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं दोनों में वैल्यूज पुट करूंगी तो मुझे F2 की वैल्यू क्या होगी, एफ आर प्लस आर अपॉन में 4 पाई एल। एफ आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल दी है ना, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, तो यहाँ से मेरी F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप पूरे में वैल्यूज पुट करोगे तो आपको 402 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं F1 की बात करूँ तो F1 में क्या आएगा,
एफ आर माइनस में आर अपॉन में 4 पाई एल। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगी 398। ठीक है, तो यहाँ से मेरी आ गई। अल्टीमेटली बैंडविड्थ क्या होता था मेरा, F2 माइनस F1 होता था, यानी कि 402 माइनस 398, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ये मेरी बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार लर्न कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में आपको एफ आर और एफ वन के बीच का और एफ आर और एफ टू के बीच का रिलेशनशिप निकालना होता है, मतलब लगाना होता है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों आप खुद ट्राई करना। इसके बाद हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि क्या होता है, 3 फेज एसी सर्किट। यहाँ पे सिंगल फेज लिखा है, बट सिंगल फेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 फेज एसी सर्किट। तो